Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले एक अमेरिकन थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है सैक्रिफाइस। यह फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। दिस फिल्म इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय पीटर ए डाउलिंग। IMDb पर इसका रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10 और 80% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। ये कहानी है डॉक्टर तोरा हैमिल्टन की। वो एक सक्सेसफुल सर्जन है और अपने हस्बैंड डनकन के साथ न्यूयॉर्क शहर में एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। मगर एक दिन उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। उसने अभी अभी कंसीव की थी, दूसरा ही महीना चल रहा था उसका, लेकिन उसका मिसकैरेज हो जाता है। ये पहली बार नहीं, दिस इज द थर्ड टाइम उसके साथ ये हादसा हुआ। तोरा बहुत ही हताश हो पड़ी थी। उसे लगा वो और कभी माँ नहीं बन पाएगी, मगर उसके हस्बैंड डनकन ने उसे हौसला दिया। वो लोग बायोलॉजिकली पेरेंट्स तो नहीं बन सकते तो क्या हुआ, किसी और के बच्चे को अडॉप्ट तो कर सकते हैं। बेसिकली डनकन स्कॉटलैंड के शेटलैंड आइलैंड से बिलोंग करता है। वहां पर एक बहुत ही बड़ी अडॉप्शन फैसिलिटी है। उसके पिता रिचर्ड को इस इलाके में सभी जानते हैं, मानते हैं, तो वो इस अडॉप्शन में उनकी मदद कर पाएंगे। 3 महीने के अंदर अंदर डनकन तोरा को लेकर पहुंच जाता है अपने मदरलैंड में। आइलैंड होने के बावजूद ये जगह काफी वेल ऑक्युपाइड है, सब कुछ है यहाँ पर, इवन एक फुली फंक्शनल हॉस्पिटल भी, जहाँ हर तरह के केसेस की ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इस हॉस्पिटल को डनकन के पिता रिचर्ड ने ही बनाया है। यू सी ही इज रियली अ गुड मैन। यहाँ पर आने के बाद तोरा को 2 चीजें पता चलती है। फर्स्टली, अभी जिसे डनकन माँ बुला रहा है वो उसकी स्टेप मॉम है। उसकी रियल मॉम उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही गुजर गई थी। एंड सेकेंडली, रिचर्ड को नहीं पता उसके बेटे डनकन को डायबिटीज है, क्योंकि डनकन ने उन्हें नहीं बताया कि उसे हर रोज इंसुलिन लेना पड़ता है। नेक्स्ट डे तोरा और डनकन जाते हैं अडॉप्शन फैसिलिटी में। ट्रोनन इंटरनेशनल, एक पूरी की पूरी ह्यूज बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ मैटरनिटी केयर के लिए। जो लेडीज कंसीव तो कर लेते हैं मगर ना उन्हें बच्चा चाहिए, ना वो अबॉर्ट कर पाएंगे, उनके लिए ये यूनिट परफेक्ट है। यहाँ पर उनके कंसीव करने से डिलीवरी होने तक उनका पूरा ख्याल रखा जाता है और बच्चे के जन्म के बाद उन्हें अडॉप्शन के लिए दे दिया जाता है। माँ की आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं होती, मतलब अडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। डनकन एंड तोरा एक लॉयर स्टीफन गेयर के साथ मिलते हैं। इस आइलैंड के नियम अनुसार उन्हें यहाँ पर 1 साल रहना होगा, यहाँ पर कुछ जॉब्स वगैरह करना होगा, बैंक अकाउंट सेटअप करना होगा, तब जाके उन्हें कोई बच्चा मिल सकता है। गेयर के बात अनुसार वो दोनों सारे फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं और अभी बस उन्हें प्रॉपर वक्त का वेट करना है। तोरा बहुत खुश थी, मगर अगले दिन ही कुछ ऐसा होता है कि उसका फोकस कंप्लीटली शिफ्ट कर जाता है। उसे अपने घर के पीछे वाले जमीन के अंदर एक लाश मिलती है। ये पुलिस केस थी तो आते हैं डॉक्टर मकी और ऑफिसर डाना, साथ में एक डॉक्टर जो इस लाश की ऑटोप्सी करने वाले थे, स्टीवन रेनी। डॉक्टर रेनी को पता चलता है कि ये लाश एक लड़की की है, एज समवेयर बिटवीन 25 to 35। उसके पूरे शरीर पे बहुत अजीब तरह के मार्किंग्स बने हुए थे और उसके शरीर से उसका हार्ट गायब था। डेफिनेटली उसके शरीर को ऐसे चीर कर ओपन करने की वजह से ही उसकी मौत हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, मगर तोरा भी अपनी क्यूरियोसिटी होल्ड नहीं कर पा रही थी। वो एक दिन छुपके से मॉर्ग में जा पहुंचती है और बहुत ही ध्यान से उस लाश को स्टडी करने लगती है। उसे पता चलता है इस लड़की ने मौत के 10 दिन पहले ही किसी बच्चे को जन्म दी थी। तब तक डॉक्टर रेनी और ऑफिसर डाना भी रूम में पहुंच चुके थे। तोरा का इंटरफियर रेनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, मगर डाना के कहने पर उन्हें भी अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करना ही पड़ता है। इस लड़की के हाथ पैर बांध के रखा गया था और जब उसका हार्ट काट कर निकाला जा रहा था तब वो जिंदा थी। लाश की हालत देखकर तोरा बिल्कुल श्योर हो चुकी थी कि ये कोई रिसेंट मर्डर ही है, मगर उसके शरीर पे जो मार्किंग्स मिली है वो एक सैक्रिफिशियल रिचुअल की है जो आज से 200 साल पहले हुआ करता था। डॉक्टर रेनी को लगता है ये लाश जहाँ से मिली है वो एक वेट ग्राउंड है, बॉक पीट, इसीलिए ये लाश डिकम्पोज नहीं हुई। ऊपर से उन्हें इस लाश के स्टमक में से एक तरह की स्ट्रॉबेरीज भी मिली है जो यहाँ पर करीब करीब 200 साल पहले ही मिलती थी, मतलब इस लाश की उम्र भी शायद उतनी ही होगी। डॉक्टर रेनी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, तोरा बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं हो रही थी कि ये लाश इतनी पुरानी हो सकती है। घर लौटने के साथ साथ डनकन से तोरा को पता चलता है 3 साल पहले इस इलाके पर फ्लड आई थी। 3 दिनों तक पूरी जगह पानी के नीचे थी। इसे सुनते ही तोरा के दिमाग की घंटी बजती है और वो ऑफिसर मकी से जाकर फुल रिपोर्ट की मांग करती है। वो बिल्कुल श्योर है ये लाश 200 साल नहीं 3 साल से भी कम पुरानी है। फ्लड के कारण बॉग पीट की प्रिजर्वेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब अगर ये लाश फ्लड के पहले से यहाँ पर होती तो आज इसकी हालत इससे भी खराब हो जाती। इट्स अ रिसेंट मर्डर और ये एक सैक्रिफिशियल मर्डर है। ये मार्किंग्स उसके ही सबूत हैं।
अफसर मकी तो उसके बातों को मान नहीं रहे थे, मगर तोरा भी हार नहीं मानती। वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। उसे अपने बूट्स के नीचे से एक रिंग मिलती है। ये जूता उसने उस लाश के मिलने के दिन ही लास्ट पहनी थी, तो ये डेफिनेटली उसी लाश की है। इस पर लिखा हुआ था ZM&JH। तोरा ने इस आइलैंड की हिस्ट्री चेक की है। यहाँ पर बस एक ही ZM रहती थी पिछले 50 साल के अंदर, जोई मैकलरी, वाइफ ऑफ काउंसिलर जॉक हॉविक। उसका बच्चा भी था, इवन उसकी एज भी मैच करती है। मगर उसका पति जॉस हॉइक एक पावरफुल पर्सनैलिटी है, तो उस पर ऐसे किसी भी बात पर सवाल उठाना बहुत रिस्की है। लेकिन फिर भी डाना उन्हें इंटरोगेट करने की डिसाइड करती है। नेक्स्ट डे तोरा का ध्यान पड़ता है उस लाश के शरीर पे बने उन मार्किंग्स के ऊपर। इस आइलैंड में आने के बाद से उसे हर जगह मार्किंग्स बने हुए दिख रहे थे। डनकन से पूछने पर वो कहता है ये एक लोकल एंशिएंट लैंग्वेज है जिसे रून्स कहा जाता है, मगर ये लाश वाले मार्किंग्स कुछ डिफरेंट है। इंटरनेट पे भी इसकी कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? बस यही सब कुछ सोच रही थी तोरा, मगर उसे पता नहीं था उसके कलीग डॉक्टर केन उस पर नजर रख रहा है। तोरा को सिर्फ उन मार्किंग्स के बारे में जानना था। इवन उस दिन जब वो डनकन के साथ लंच पर जाती है, तभी वो मार्किंग्स वाले पेपर को कैरी कर रही थी, जिसे देखकर एक आदमी कहता है ये ट्रोई मार्क्स है। वो इसे ट्रांसलेट कर सकता है, मगर उस रेस्टोरेंट का मालिक उसे भगा देता है। तो तोरा अपने ससुर रिचर्ड से जाके पूछती है। वो इतना तो कह देते हैं कि ये ट्रोई भी एक लोकल फोकलोरी है, मगर इन मार्किंग्स का मतलब उन्हें भी नहीं पता। और वो रेस्टोरेंट वाला आदमी जिमी, वो एक शराबी है, तो उसके बातों पर इतना ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट डे तोरा से मिलने आती है ऑफिसर डाना और पता चलता है वो 6 वीक्स प्रेग्नेंट है। केस के सिलसिले में वो कहती है ये जॉस वॉइक की बीवी नहीं हो सकती क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था। जोई के मरने के 8 महीने बाद उन्होंने ट्रोनल इंटरनेशनल से एक बच्चे को यानी कि एक बेटे को अडॉप्ट किया था। और हो सकता है ये रिंग किसी टूरिस्ट की हो क्योंकि इस आइलैंड में और कोई ZM इनिशियल से नहीं था। टाना ने इस लाश के एज और हाइट से पूरे डेटाबेस स्कैन की है, मगर एक भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं, तो वो और कुछ नहीं कर सकती। मगर तोरा एक डॉक्टर है, उसे पता है एक इंसान के डेंटल स्ट्रक्चर से भी मैच किया जा सकता है। तो वो उसी रात चोरी छुपे मॉर्ग में जाके इस लाश की एक्स्ट्रा रिपोर्ट चोरी करती है और 16 साल से लेकर 36 साल की उम्र तक इस हॉस्पिटल में जितने भी लाश आई थी सबसे मैच करती है और उसे एक परफेक्ट मैच मिल जाती है। मगर उसी वक्त इस हॉस्पिटल में 2 हादसे एक साथ होने लगते हैं। फर्स्टली तोरा के एक्स्ट्रा रिपोर्ट लेने के बाद ही डॉक्टर रेनी आकर बाकी के रिपोर्ट ले जाकर किसी को हैंड ओवर कर देते हैं और उधर अकेले हॉस्पिटल बिल्डिंग में तोरा के ऊपर कोई अनजान व्यक्ति हमला कर देता है। तोरा किसी तरह से अपनी जान बचाकर डाना के घर जा पहुंचती है। कोई तो है जो नहीं चाहता तोरा इस एक्सरे के साथ छेड़खानी करे, इसीलिए वो इसे मारने आया था। ये आदमी कौन है वो तो तोरा को नहीं पता, मगर रेनी के साथ इसका क्या कनेक्शन है ये उसे पता चल चुका है क्योंकि जिसके रिपोर्ट के साथ इस लाश की एक्स्ट्रा रिपोर्ट मैच हुई है वो है थेरेसा रेनी, डॉक्टर रेनी की पत्नी। मगर उसकी मौत 3 साल पहले ओवेरियन कैंसर की वजह से हुई थी। उसका बच्चा होना तो इम्पॉसिबल है। मगर फिर भी डाना और तोरा नेक्स्ट डे ही इस मैटर को लेकर ऑफिसर मकी के साथ डिस्कस करने जाते हैं और वहाँ थे लॉयर गेट, जिसे सब कुछ पता था। कैसे वो तो नहीं पता, मगर वो तोरा को इस मैटर को यहीं पर क्लोज करने के लिए कहते हैं। ये लाश थेरेसा की नहीं हो सकती क्योंकि उसकी लाश ग्रेवयार्ड में दफन है और इस लाश को वो लोग म्यूजियम में ले जाना चाहते हैं। वो बिल्कुल श्योर है ये एक सैक्रिफिशियल मर्डर है और 200 साल पुरानी है। तोरा नोटिस करती है इस गेर के साथ रेनी की बहुत पक्की दोस्ती है। तोरा को लग रहा था कि वो झूठ कह रहा है, इस रेनी ने जरूर अपने बीवी का खून किया है, मगर ये भी सही है, ओवेरियन कैंसर में कोई कैसे बच्चे को जन्म दे सकती है। वो थेरेसा की रिपोर्ट थॉरोली चेक करती है और हम देखते हैं सीसीटीवी कैमरा से उस पर नजर रख रहा है डॉक्टर केन। तोरा को अचानक से एक बात सूझती है। हाँ, ये बात सच है कि ओवेरियन कैंसर में पेशेंट कभी भी मां नहीं बन सकती, मगर ये भी तो हो सकता है कि थेरेसा को कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। वो किसी और कारण के वजह से मरी थी, जिसे छुपाने के लिए किसी और लड़की को थेरेसा नाम से इस हॉस्पिटल में लाके रखा गया। केमोथेरेपी के कारण कभी कभी कैंसर पेशेंट्स की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनके परिवार वाले तक उन्हें पहचान नहीं पाते। इस मामले में तो उसका सिंगल विजिटर थे डॉक्टर रेनी। मगर डाना समझ नहीं पा रही थी रेनी क्यों इतना सब कुछ करेगा। उसके पत्नी को मार के उसका क्या फायदा? कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं थी कि उसे कोई पैसा मिलने वाला था। लेकिन तोरा कहती है उस लाश के शरीर पे मार्क्स देखकर ही उसे शक हुआ था और उसने अपने एक दोस्त से इस बारे में पता की है। ये मार्किंग्स कुणाल ट्रोस के हैं। सालों पहले इसी आइलैंड पर कुणाल ट्रोस नाम के एक ग्रुप ऑफ मेन रहते थे। ये योद्धा थे। वो लोग अपने आप को नॉर्मल इंसान से शक्तिशाली और स्मार्ट मानते थे।
वो लोग दूसरे ग्रुप के नॉर्मल लड़कियों से शादी करते थे और इस यूनियन से हमेशा हेल्दी बेबी बॉय का जन्म होता था। बच्चे के जन्म के 9 दिन बाद वो लोग इन माँ को सेक्रीफाइस किया करते थे, उनका हार्ट निकाल के और उनके शरीर पे ये होली मार्किंग्स बना के। तोरा को शक है रेनी भी इसी ग्रुप से है। अपने बेटे के जन्म के बाद उसने अपनी बीवी को ऐसे ही मार डाला और अपने जुर्म छुपाने के लिए किसी और कैंसर पेशेंट को लाकर रख दिया थेरेसा के नाम से। ये सब कुछ बच्चे के लिए हो रहा है। तोरा नेक्स्ट डे ही उस रेस्टोरेंट में जाकर जिमी के बारे में पूछती है, लेकिन उस रेस्टोरेंट का ओनर फोन पर किसी को इन्फॉर्म कर देता है और तोरा को उसके घर पहुंचने से पहले ये रास्ते पर जिमी की लाश मिलती है। रेनी पर उसका शक तो हमेशा से ही था, तो तोरा एक दिन उसे फॉलो करती है। रेनी एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा था। तोरा छुपके से उनके खिड़की से झांक कर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है, मगर उसी रूम में अपने पति और ससुर को देखकर वो बिल्कुल ही चौंक जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था उसे किस पर भरोसा करना चाहिए, मगर वो इतना तो श्योर हो चुकी थी कि इस शेटलैंड आइलैंड पर अभी भी कुणाल ट्रोज सीक्रेटली एक्टिव है। वो इंटरनेट पे शेटलैंड राइट के एक्टिव मेंबर्स के बारे में सर्च करती है। इनके बारे में तो सभी को पता है, मगर इसी ग्रुप के अंदर ये ट्रोज ग्रुप के मेंबर भी छुपे हुए हैं। तोरा एक लिस्ट तैयार करती है। इस ग्रुप में से किन किन के फर्स्ट वाइफ की मौत हो चुकी है और किस किस ने उसके 9 महीने के अंदर ही कोई बेटे को अडॉप्ट किया है। इस लिस्ट में डॉक्टर रेनी, लॉयर गेर, काउंसलर जॉस के साथ साथ तोरा के ससुर रिचर्ड का भी नाम था। लेकिन ऐसे काम को अंजाम देना, परफेक्ट मैच ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है। जरूर वो लोग इन लड़कियों को पैसों के बदले में ही खरीदते थे, तो उन्हें बहुत सारे पैसों की भी जरूरत होगी। तो तोरा और डाना अपनी सर्च शुरू करते हैं गेर के ऑफिस से। उसके साथ बाकी चारों का कुछ ज्यादा ही दोस्ती है और एक लॉयर होने के नाते उनके पैसा और प्रॉपर्टी के बारे में गेर को कुछ ज्यादा ही पता है। डाना को उसके कंप्यूटर से किसी कैथरीन जे एम के बारे में पता चलता है, कैथरीन जे मॉर्टन। सर्च करने पर डाना को यह भी पता चलता है कि उसकी मौत भी ओवेरियन कैंसर की वजह से हुई थी, स्टेज 4, बिल्कुल थेरेसा रेनी की तरह। डाना को उसके फैमिली के बारे में भी पता चल चुका था और एक रात वो वहां जाने के लिए निकल भी पड़ती है, मगर पहुंचने से पहले ही कोई उसके गाड़ी को पीछे से धक्का दे देता है। एक भयानक ब्लास्ट में उसकी मौत हो जाती है। तोरा फिर से एक बार डिसर्टेंट हो चुकी थी, मगर वो हार नहीं मानती। डाना ने उसे ऑलरेडी वो पेन ड्राइव भेज दी थी जिसके अंदर गेर के अकाउंट डिटेल्स था। जरूर गेर ने अपने दोस्त के लिए पैसा ट्रांसफर किया था। तो तोरा इस कैथरीन मॉर्टन के परिवार से मिलने जाती है। उनसे पता चलता है कैथरीन जब ओवेरियन कैंसर से जूझ रही थी तो उसके बारे में लोकल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा गया था। स्टीफन ने उसे देखकर ही उनसे कांटेक्ट किया। वो कैथरीन पर एक ड्रग टेस्ट करने वाला था, बदले में इस फैमिली को बहुत सारा पैसा मिलेगा। वो लोग राजी हो जाते हैं। एक दिन कैथरीन को ले जाया जाता है, उन्हें पैसे भी मिलने लगते हैं, मगर उसके कुछ दिन बाद ही कैथरीन की मौत हो जाती है। उसके परिवार को उसकी लाश तक दिखने नहीं मिली थी। स्टीफन ने कहा वो लाश उनके रिसर्च में काम आएगी। इतना तक तो सब कुछ ठीक ही था, मगर तोरा को बहुत बड़ा झटका लगता है जब ये लोग कहते हैं कि वो लोग किसी स्टीफन रेनी को नहीं जानते, बल्कि उनसे डील हुई थी स्टीफन गेर दी लॉयर की। स्टीफन रेनी के साथ उनका तो कभी कांटेक्ट ही नहीं हुआ। मतलब ये सब कुछ रेनी की वाइफ थेरेसा की नहीं, गेर की वाइफ मेलिसा को छुपाने के लिए है। तोरा इतना ज्यादा रेनी पर फोकस कर रही थी कि उसकी नजर कभी गेर पर पड़ी ही नहीं, जबकि सारे सबूत उसके ही खिलाफ थे। उसके पत्नी की मौत भी उसी समय ओवेरियन कैंसर में हुई थी। तोरा सब सारे सबूत ले जाकर टीआई मिकी को दिखाती है। अब पैसा लेन देन की बात थी तो उन्हें गेर को तो अरेस्ट करना ही पड़ा और इंटरोगेशन में उसने अपनी पत्नी को मारने के जुर्म कबूल कर ली। लेकिन उसने कोई सैक्रिफाइस की बात नहीं की, वो तो कुछ अलग ही कहानी दे रहा था। वो कहता है उसके पत्नी को उसके ब्लैक मनी के बारे में पता चल चुका था। वो उसे डिवोर्स देना चाहती थी और साथ में उसे बहुत सारे पैसे भी चाहिए थे। मेलिसा तब प्रेग्नेंट थी, इसीलिए गेर को ना चाहते हुए भी उसे 9 महीने तक छुपाकर जिंदा रखना पड़ा और उसके बेटे के जन्म के बाद उसने मेलिसा का खून कर दिया। उसे इस लोकल लेजेंड के बारे में पता था, तो इस खून को सैक्रिफाइस का नाम देने के लिए उसने उसका हार्ट निकाल लिया और उसके शरीर पर वो मार्किंग्स बनाया। उसने जानबूझकर ही थेरेसा के एक्स्ट्रा रिपोर्ट से मेलिसा की रिपोर्ट अदला बदली कर दी, सिर्फ और सिर्फ पुलिस के नजरों में धूल झोंकने के लिए। अभी जो उसका बेटा है वो उसका असली बेटा ही है, मगर उसने एक एडॉप्शन भी फ्रेम किया। मतलब उसका कहना था ये सब कुछ पैसों का मामला है, सैक्रिफाइस का नहीं। इसीलिए उसने डाना को भी मार डाला। मगर तोरा समझ चुकी थी कि असली मैटर कुछ और है। रेनी, गेर, डॉक्टर केन सभी मिले हुए हैं। ये लोग बस एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं अपनी जुर्म कवर अप करने के लिए। मेलिसा को सैक्रिफाइस ही किया गया है और ये बात इन सभी को पता है। डॉक्टर केन तो पहले से ही उस पर नजर रख रहे थे, तो उसने जब देखा तोरा इस केस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है
तो उसने गेर को बता दिया। गेर ने रेनी से कहकर उस लाश की रिपोर्ट हटाने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही एक्सरे तोरा के हाथ लग गई। तो उसने थेरेसा से रिपोर्ट एक्सचेंज कर ली, सिर्फ और सिर्फ तोरा को कंफ्यूज करने के लिए। अभी तोरा को सब कुछ पता चल चुका है, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं, तो वो इस मैटर को भूलने की कोशिश करती है। कारण जो भी हो, गेर को तो आखिर सजा मिल ही चुकी है, अब इससे ज्यादा वो और क्या कर सकती है। उसी रात वो डंकन से भी पूछती है वो उस दिन मीटिंग में क्या कर रहा था। वो कहता है वो लोग उनके बच्चे के वेलकम पार्टी के लिए प्लान कर रहे थे, ये एक सरप्राइज होने वाला था, इसीलिए उसने तोरा से कुछ नहीं बताया। देखते देखते 8 महीने बीत जाते हैं और तोरा और डंकन को उनका बेबी बॉय मिल जाता है। रिचर्ड उनके आलीशान घर में उनके लिए एक आलीशान पार्टी थ्रो करते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था जब तक तोरा की मुलाकात एक आदमी से नहीं होती, मिस्टर ग्रे, उनका फैमिली फ्रेंड। मगर उससे हैंडशेक करते ही तोरा को फील होता है इसी हाथ ने उसे उस रात हॉस्पिटल में पकड़ा था। वो मार्किंग्स भी सेम ही थे। मतलब यहीं पर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी अभी भी चल रही है, जिसका जड़ शायद इसी घर में हो, शायद रिचर्ड के स्टडी में, जो हमेशा लॉक्ड रहता है, क्योंकि रिचर्ड को कुछ पता ना हो ये तो इम्पॉसिबल है। तोरा छुपके से उस रूम की चाबी चोरी करती है और पहुंच जाती है स्टडी में। वहां उसे मिलती है रिचर्ड की आई कार्ड। पता चलता है वो कोई बिजनेसमैन नहीं, वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है। तोरा को उसके स्टडी के अंदर एक सीक्रेट रूम भी मिलता है जहां सैक्रिफाइस के सारे औजार मौजूद थे, एक किताब और साथ में एक खंजर भी। तोरा को पता चलता है रिचर्ड के फैमिली लाइन में सभी इसी ट्रो ग्रुप से बिलोंग करते हैं। डंकन भी, उसके माँ को भी ऐसे ही सैक्रिफाइस किया गया था उसके जन्म के 9 दिन बाद ही। तोरा उसी वक्त भागने की डिसाइड करती है, मगर डंकन उसे रोक लेता है। वो कहता है अगर तोरा किसी बेटी को जन्म देती तो ये लोग उसे मार डालते, अगर उसने किसी बेटे को भी जन्म दिया तब भी उसे सैक्रिफाइस किया जाता। इसीलिए डंकन इतने दिनों से इंसुलिन के नाम पे एक तरह की मेल कंट्रासेप्टिव इंजेक्ट कर रहा है अपने शरीर में, जिससे तोरा कभी माँ नहीं बन पाएगी और उसे मरना भी नहीं होगा। डंकन सच में ही अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। इन लोगों से उसने एक डील किया है कि वो इसी क्लैन से एक बच्चे को अडॉप्ट करेगा और बदले में ये लोग तोरा की जान बख्श देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फिशली अपने बारे में सोच रहा था, मगर तोरा इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। उसे ये जानना था इस बच्चे की माँ कौन है, किसे उसके बदले कुर्बानी दी जाएगी। वो डंकन को चाकू के नोक पर ले लेती है और उसे पता चलता है कि इस बच्चे की माँ है डाना। वो अभी भी जिंदा है, लेकिन आज ही उसे सैक्रिफाइस किया जाएगा। ट्रोनल इंटरनेशनल में एक नोबेल कॉज के पीछे ऐसे घिनौने रिचुअल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ये लोग। तोरा उसी वक्त डाना को बचाने भागती है, मगर ग्रे उसे रोकने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है। तो डंकन भी अपने बीवी को बचाने के लिए इस ग्रे को पत्थर से मार मार के उसकी जान ले लेता है। एक को तो उसने खत्म कर दिया था, लेकिन डॉक्टर केन तब भी तोरा पर नजर रख रहा था। मगर तोरा किसी तरह से हॉस्पिटल में जा पहुंचती है, नर्स के ड्रेसअप में सारे रूम्स को चेक करती है। बचा था तो सिर्फ बेसमेंट, यही वो वार्ड है जहां रिचर्ड और उसके ग्रुप के लोग इस काम को अंजाम देते हैं। तोरा को डाना मिल जाती है, मगर वो बेहोश थी। इसी बीच डॉक्टर केन डंकन के साथ उस रूम में जा पहुंचता है। तोरा को छुपना पड़ता है। डॉक्टर केन को लगा वो कहीं और है, तो वो ऊपर चले जाते हैं, लेकिन डंकन को पता था तोरा यहीं पर है। वो उसके परफ्यूम को स्मेल कर पा रहा था, तो वो वहीं रुक जाता है डाना को बचाने में उसकी मदद करने के लिए। वो लोग लाइट हाउस की तरफ जाने लगते हैं, मगर डाना को अपना बेटा भी चाहिए था। तो तोरा फॉल्स अलार्म रिंग करती है और हड़बड़ी में डाना के बेटे को लेकर भाग निकलती है। वो सभी बोट के करीब पहुंच चुके थे, मगर डॉक्टर केन फिर से उन्हें रोक लेता है। दोनों में हाथापाई होती है और इस बार डंकन उसे खाई में फेंक देता है, उसकी जान चली जाती है। उधर तोरा, जो डाना और उसके बेबी को लेकर बोट के पास पहुंच चुकी थी, उसे रिचर्ड रोक लेता है। वो तोरा को वो रिचुअल परफॉर्म करने के लिए फोर्स करता है, मगर तोरा डाना को मारना नहीं चाहती थी। वो रिचर्ड की बात मानने का नाटक करती है। जैसे ही रिचर्ड उसके पास आता है, तोरा उसी के खंजर से उसे जख्मी करके भाग निकलती है, मगर रिचर्ड तब भी उसे शूट कर रहा था। वो तोरा को चोक करके मारने की कोशिश करता है, तो फाइनली तोरा वही खंजर उसके छाती पे घुसा देती है। डंकन भी तब तक वहां पर पहुंच चुका था, तो उसके सामने ही उसके पिता की मौत हो जाती है, मगर उसे इस बात का कोई भी दुख नहीं था। उसे तो फोर्स किया गया था ऐसे घिनौने रिचुअल में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए। तो फाइनली उस बच्चे को डाना के पास छोड़ दिया जाता है और तोरा ऑफिसर मकी से कहकर इस पूरे इलाके की छानबीन करवाती है। उन्हें बहुत सारे ऐसे सैक्रिफिशियल बॉडीज मिलती है, जिसमें से एक थी जोई मैक्लिक्सकी की, काउंसिलर जॉस वॉय की बीवी। जो रिंग तोरा को मिली थी वो उन्हीं की थी, सिर्फ लाश मिलने में समय लग गया।
असल में इस आइलैंड में जितने भी पावरफुल लोग हैं वो सभी के सभी इस कल्ट का मेंबर है और अपने पहले पत्नी का खून किया है उन्होंने। यहाँ पर सबको सब कुछ पता है मगर कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। जैसे ऑफिसर मकली, वो रिचर्ड से डरते हैं। आज तोरा के कारण ये सच बाहर आ ही गया जो इतने सालों से इन लोगों के सामने रहते हुए भी छुपा हुआ था। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इट्स एन क्वाइट ओके फिल्म, वन टाइम वॉच के लिए परफेक्ट है। हाँ, इस फिल्म में एक नई तरह की कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर की गई है विच इज रियली गुड। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो है प्लॉट होल्स की। बहुत सारे प्लॉट होल्स है। कभी कभी तो एक सीन से दूसरे सीन ट्रांजिशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब दोनों सीन में कोई कनेक्शन ही नहीं है। पता नहीं ये लोग कैसे कनेक्शन बिल्डअप कर लेते हैं। स्टिल इट्स ओके, एंटरटेनिंग है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, टाटा।